कैसे हो चैंपियंस। आज से स्टार्ट करते हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इससे पहले हमने अपना पहला चैप्टर मैट्रिसेस कंप्लीट कर लिया है। आज से हम सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम क्लास 11th में चलते हैं। हो सकता है ऐसा, वैसे टाइम ट्रेवल का कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है मैथ के अंदर, फिजिक्स के अंदर, क्वांटम फिजिक्स के अंदर टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट है। फिर भी हम सपोज कर लेते हैं कि हम 11th में हैं और अपने फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो 11 का फर्स्ट चैप्टर क्या था, कुछ याद है? सेट था। क्या था? सेट था। तो सेट क्या होता है? सेट इज द कलेक्शन ऑफ डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोई भी एक ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन जो क्या हो, डिफाइंड हो, मतलब पॉसिबल भी हो, और उसके अंदर एलिमेंट्स क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हो, तो वो क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। मान लेते हैं हमने वॉवल का सेट पूछा, तो वॉवल के सेट के अंदर क्या क्या आएगा? ए, ई, आई, ओ, यू आएगा। अब दुनिया में कोई भी एक ऐसा पर्सन हो जिसके पास वॉवल की जानकारी हो। मान लेते हैं 6 महीने का बच्चा है, उससे वॉवल के बारे में पूछोगे तो वो कुछ बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसके पास वॉवल की जानकारी नहीं है। तो दुनिया में ऐसा कोई पर्सन जिसको वॉवल की जानकारी है, उसको उससे वॉवल के बारे में पूछोगे तो यही 5 वर्ड्स को बोलेगा, उसके अलावा वो कुछ और बोल ही नहीं सकता। बोलेगा तो मतलब गलत बोल रहा है। ठीक है, तो देखो यार, वॉवल क्या है? एक कलेक्शन है किसका? इन 5 नंबर्स का या लेटर्स बोल दो, जो क्या है, डिफाइंड है। मतलब ए, ई, आई, ओ, यू डिफाइंड वर्ड्स है और सभी क्या है, अलग अलग है। अब किसी भी सेट को ऐसे ब्रैकेट बना के डिनोट किया जाता है। सेट पढ़ लिया था और कुछ टाइम बाद हमने सबसेट भी देखा था। सबसेट क्या होता है? वही बड़े से सेट का एक छोटा सा बच्चा, वही बड़े से सेट का एक छोटा सा बच्चा या छोटा सा हिस्सा बोल दो। तो अगर हम क्या करें, इनमें से कोई भी 3 एलिमेंट पकड़ ले। मान लेते हैं हमने V1 नाम का एक सेट बनाया, V1 नाम का एक सेट बनाया जिसके अंदर हमने ए, ई, आई ले लिया। तो V1 क्या है? V1 खुद में तो सेट है। V1 खुद में तो सेट है क्योंकि उसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स है और सभी अलग अलग है, सभी डिफाइंड है। अब लेकिन अगर हम V और V1 में रिलेशन के बारे में बात करें तो V1 क्या बन जाएगा? V1 इज द सबसेट ऑफ V बन जाएगा। ठीक है, सबसेट ऑफ V बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यार, हमने क्या बोला, कोई भी एक सेट है उसको अंदर क्या होगा, जो भी एलिमेंट होगा डिफाइंड होगा, डिस्टिंक्ट होगा। उस सेट के अंदर से एक छोटा सा हिस्सा बना लिया तो ये एक V1 नाम का सेट बना। तो ये V1 खुद में तो एक सेट है, लेकिन अगर हम दोनों के रिलेशन के बारे में बात करें, दोनों के पवित्र बंधन के बारे में बात करें, एक सेकेंड, तो रिश्ता क्या बोलता है? ये रिश्ता ये कहलाता है कि V1 क्या है? V का सबसेट है। और हम डिनोट कैसे करते हैं? V1 इज सबसेट ऑफ V। ये हमारे पास सबसेट को डिनोट करने का सिंबल होता है। इसका मुंह किस तरफ ओपन होता है? जो क्या पेरेंट एलिमेंट हो। पेरेंट मतलब क्या? जिसके अंदर ज्यादा एलिमेंट हो, वो क्या उसकी तरफ इसका क्या बोलते हैं यार, माउथ ओपन होता है। ठीक है, चलो अब कुछ और एलिमेंट्स बनाते हैं, कुछ और सेट बनाते हैं। मान लेते हैं इसी V को यूज करके हमने अलग अलग सेट बनाया। मान लिया हमने एक V2 नाम का सेट बनाया जिसके अंदर क्या ले लिया, सिर्फ A ले लिया। अब एक V3 नाम का सेट लिया जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिया। एक V4 नाम का सेट लिया जिसके अंदर क्या, सभी ले लिया, A, E, I, O, U। ठीक है, तो पहले V2 को देखते हैं। V2 के अंदर क्या है, सिर्फ एक एलिमेंट है। तो क्या ये वो एलिमेंट यहाँ पे है? हाँ, यहाँ पे है। यहाँ पे एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं, लेकिन हमको मतलब किससे है कि जो भी यहाँ पे है वो यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, तो V2 खुद में तो सेट है, लेकिन जब V2 और V के रिश्ते की बात चलेगी तो क्या देखा जाएगा कि V2 क्या है, V का सबसेट है। नेक्स्ट V3 के अंदर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे खाली है। खाली मतलब इम्पटी सेट। और हम क्या जानते हैं कि इम्पटी सेट क्या होता है? हर सेट का सबसेट होता है। इम्पटी सेट हर सेट का सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि ये सेट कब बना होगा, जब हमने इसके अंदर से कुछ नहीं लिया होगा। ठीक है, यहाँ ये कैसे बना, जब हमने 3 को पकड़ के यहाँ बैठा दिया। ये कैसे बना, जब हमने 1 को पकड़ के यहाँ बैठा दिया। और फिर क्या, ये कैसे बना, जब हम सबको पकड़ के वहां पे बैठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन लोग के बीच में कुछ मैटर हो गया, तो इसलिए ये वो वहां पे गए नहीं। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, V3 खाली रह गया। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हर सबसेट
यार इम्पटी है ना, तो हर इम्पटी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी कि हर इम्पटी सेट किसी भी सेट का सब सेट होता है। ठीक है, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे कि V3 इज सबसेट ऑफ V। ठीक है, नेक्स्ट V4 के बारे में बात करते हैं। तो V4 में क्या दिख रहा है कि सभी चीज V के बराबर है, सभी एलिमेंट आ गए हैं। ठीक है, तो हम ये भी जानते हैं कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट खुद का भी क्या होता है, सबसेट होता है। तो V4 कब बना होगा, जब हम सभी एलिमेंट को वहां पे पहुंचा दिए होंगे या सभी एलिमेंट को लिख लिए होंगे। ठीक है, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, V4 इज सबसेट एंड इक्वल टू V, ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो सेट और सबसेट को इतना जोर देके क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम अभी रैंक के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है, इसको और डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक जानना था हमको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब मैट्रिक्स और सब मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो जो बातें आपने सेट और सबसेट में सीखी है, सबसेट में सीखी है, सेम मैट्रिक्स और सब मैट्रिक्स में यूज होने वाला है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास कोई भी m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। ठीक है, मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है। अभी हम सिर्फ मैट्रिक्स और सब मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, रैंक की बात नहीं कर रहे। ठीक है, चलो कोई भी एक m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मान लेते हैं एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जिसके अंदर एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 3 0 2 4 और क्या 7 5 8, चलो कुछ भी ले लो। ठीक है, ये एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हमको क्या करना है, ए के सब मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, तो सब मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी एक अगर m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसके अंदर से कोई भी एक रो को हटा दो या किसी भी एक कॉलम को हटा दो या किसी भी एक रो और एक कॉलम दोनों को हटा दो, दोनों को डिलीट कर दो, डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद जो चीज बच रहा है उनको अगर आप एक सेट के अंदर रख देते हो, सॉरी सेट नहीं, उसको अगर आप एक मैट्रिक्स के अंदर रख देते हो, तो वो छोटा सा बच्चा, मतलब वो छोटा सा मैट्रिक्स इज ओरिजिनल का क्या बन जाएगा, सब मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार सबसेट की तरह सबसेट कैसे बना था, सेट का छोटा सा हिस्सा लेके, उसी तरह सब मैट्रिक्स का कैसे बनेगा, मैट्रिक्स का छोटा सा हिस्सा लेके। ठीक है, ये हमारे पास ए नाम का मैट्रिक्स है। मान लेते हैं हमने पहले रो को गायब कर दिया, तो एक A1 नाम का मैट्रिक्स बन जाएगा, जिसके अंदर एलिमेंट क्या क्या बचेंगे, 0 -2 4 7 5 8 7 5 8। तो ये क्या बन गया, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, तो A1 क्या बन जाएगा, ए का सब मैट्रिक्स बन जाएगा। A1 क्या बन जाएगा, ए का सब मैट्रिक्स। ए खुद में तो एक मैट्रिक्स है, जिस प्रकार सबसेट खुद तो सेट होता था, लेकिन जब हम दोनों के रिश्ते की बात करते थे तब ये इसका सबसेट बन जाता था। उसी प्रकार A1 खुद तो एक सेट है, A1 खुद तो एक सेट है, लेकिन जब इसके इसके रिश्ते की बात चलेगी तो A1 क्या बन जाएगा, इसका सब मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं हमने पहले कॉलम को उड़ा दिया, तो क्या बचेगा हमारे पास, जो उसको एक A2 नाम के मैट्रिक्स के अंदर लिखते हैं, 2 3 -2 4 5 8, ये क्या बन गया। अब A2 खुद तो सेट है, लेकिन इन सॉरी खुद तो मैट्रिक्स है, लेकिन इसके इसके रिश्ते की बात चलेगी तो A2 क्या बन गया, ए का सब मैट्रिक्स बन गया। तो यही कॉन्सेप्ट होता है यार सब मैट्रिक्स का। ठीक है, या दोनों को ही उड़ा दो, किसी भी इस रो मान लेते हैं इसको उठा दिया, तो क्या क्या बचा हमारे पास, A3 से डिनोट करते हैं 1 2 7 5, तो ये भी क्या बन गया, इसका सब मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, तो देखो इस सब मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सब मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट रैंक निकालते वक्त यूज होता है। ठीक है, तो रैंक को पहले समझ लिया जाए कि बुक के लैंग्वेज पे चला जाए। तो देखो बुक का लैंग्वेज थोड़ा सा बोरिंग है और थोड़ा सा क्या बोलते हैं, हो सकता है कि दिमाग के ऊपर से भी निकल जाए। तो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उस एग्जांपल से क्या करेंगे, बुक के डेफिनेशन को मिक्सअप करेंगे कि ये बात इस पे लागू हो रही है कि नहीं। ठीक है, तो चलो एक पहले ए नाम का मैट्रिक्स लेते हैं। एक हम ए नाम का मैट्रिक्स लेते हैं, जिसके अंदर एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 3 और क्या 3 4 5 और 4 5 6। ठीक है, ये एक ए नाम का मैट्रिक्स है। क्वेश्चन दिया है फाइंड रैंक ऑफ ए, फाइंड रैंक ऑफ ए। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको रैंक निकालना हो, ठीक है, तो पहले क्या करो,
उस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में चेंज कर लो। कर सकते हैं। अब मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में चेंज करने का इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये बात क्लियर है। अब उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालो, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालो। अगर वो जीरो के बराबर हो जाए, अगर वो जीरो के बराबर हो जाए तो क्या करो, इस डिटर्मिनेंट का मतलब क्या, इस मैट्रिक्स का एक सब मैट्रिक्स निकालो, इस मैट्रिक्स का एक सब मैट्रिक्स निकालो और फिर उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करो। अगर वो जीरो के बराबर आता है तो फर्दर क्या करो, आप इस छोटे से सब मैट्रिक्स का एक और छोटा सा सब मैट्रिक्स निकालो। अगर जीरो के बराबर नहीं आता, अगर जीरो के बराबर नहीं आता तो इस टाइम पे इसका ऑर्डर जो भी हो वही क्या बन जाएगा, इस मैट्रिक्स का रैंक बन जाएगा। कुछ पल्ले पड़ा? नहीं पड़ा भाई। तो चलो क्या करते हैं, इस ए मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट 1 2 3 3 4 5 4 5 6। पहला रूल क्या बोलता है, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के अंदर चेंज कर लिया, अब उसका वैल्यू निकालेंगे। अब उसका वैल्यू निकालेंगे, जरूरी नहीं है कि यहीं पे जीरो आ जाए, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। तो इसका वैल्यू निकालो। 1 बाहर रखा, ये कैंसिल, 6 4 जा 24, 5 5 जा 25, माइनस के 1 बचा, माइनस के 2 इधर, ये कैंसिल, 6 3 जा 18, 5 4 जा 20, माइनस के 2 बचा, प्लस का 3 बाहर, ये कैंसिल, 5 6 जा 15, 4 4 जा 16, मतलब माइनस के 1 बचा, तो कितना बचा, माइनस के 1 और माइनस माइनस प्लस के 4 और माइनस के 3, मतलब क्या, जीरो आ गया। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स था, ये भी 3x3 का और ये डिटर्मिनेंट 3x3 का था ही, अगर उसका वैल्यू जीरो आ जाए तो क्या करो, मैट्रिक्स का एक सब मैट्रिक्स निकालो, उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करो। तो ये है मैट्रिक्स। अब इसका सब मैट्रिक्स बना सकते हो, किसी भी एक रो को उड़ा दो, किसी भी एक कॉलम को उड़ा दो, या किसी भी रो किसी भी कॉलम कुछ को किसी को भी उड़ा दो, ठीक है। चलो मान लेते हैं हमने क्या किया, पहले रो थर्ड कॉलम को उड़ा दिया, पहले रो थर्ड कॉलम को उड़ा दिया, तो क्या मिलेगा हमारे पास, 3 4 3 4 4 5। तो ये क्या बन गया, एक छोटा सा मान लेते हैं ये बी है, तो बी क्या बन गया, ए का सब मैट्रिक्स बन गया। अब इसका क्या करो, डिटर्मिनेंट निकालो। क्यों दोनों को उड़ाया, क्योंकि हमको क्या डिटर्मिनेंट का वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने क्या स्क्वायर बनाया, इसलिए हमने क्या स्क्वायर बनाया, ठीक है। जब आप सिंपली सब मैट्रिक्स के बारे में बात करते हो तो सब मैट्रिक्स के टाइम पे स्क्वायर हो ना हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन जब आप रैंक के बारे में बात करते हो तो इतना तो मालूम आप हमेशा रखना कि रैंक हमेशा स्क्वायर का ही निकलेगा। तो जो भी आप डिलीट कर रहे हो वो ऐसे ही डिलीट करना कि जो भी बच रहा है वो स्क्वायर के फॉर्म में ही बचे, 2x2 या 3x3 या 4x4 या 1x1 के फॉर्म में ही बचे। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो, 3 4 4 5, तो 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, कितना आ गया, -1। -1 आया लेकिन ये जीरो के बराबर नहीं रहा, तो हमको सिर्फ इतना ही देखना है, यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है, 2x2। ऐसे मैट्रिक्स जिसका हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं उसका वैल्यू जहां पे भी जीरो के बराबर ना हो जाए उसका ऑर्डर क्या बन जाता है, उस मैट्रिक्स का रैंक बन जाता है। तो यहाँ पे जाके उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं हुआ तो इसका ऑर्डर क्या है, 2x2। तो हमारे ए का रैंक क्या बन जाएगा, ए का रैंक 2 बन जाएगा, 2x2 मत लिखना, 2 बन जाएगा, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब थोड़ा सा मिलाते हैं फिर बुक के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालो, जीरो के बराबर आ जाता है तो उसके सब मैट्रिक्स का रैंक निकालो। सब मैट्रिक्स का रैंक मतलब उसके सब मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालो, अगर वो जीरो के बराबर नहीं आता तो उसका ऑर्डर क्या बन जाता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स का रैंक बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को ऐसे रहने देते हैं और इसका ऑर्डर 2 है, इस बात को लिख लेते हैं। अब थोड़ा सा बुक के डेफिनेशन पे चलते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है, 2 है। तो रुको थोड़ा सा, हम क्या करते हैं लिख लेते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसको पॉज कर देते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, इसका रैंक 2 आ चुका है, ठीक है। चलो अब हम बुक के डेफिनेशन पे चलते हैं। तो बुक का डेफिनेशन क्या बोलता है कि अ नंबर आर, कोई भी एक नंबर आर इज सेड टू बी द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए इफ इट पोजेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कोई भी एक नंबर आर किसी भी एक मैट्रिक्स, मान लेते हैं एक नाम ए नाम का मैट्रिक्स है, उसका रैंक बन जाएगा इफ, अगर वो ये दो प्रॉपर्टीज को
सेटिस्फाई करे, दो प्रॉपर्टीज को होल्ड करे। ठीक है, तो अब इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। ए नाम का मैट्रिक्स है और कोई भी एक नंबर क्या आर रैंक बन जाएगा, तो यहाँ पे टू को क्या मान लेते हैं आर के बराबर, क्योंकि ए का रैंक क्या आ चुका है, टू आ चुका है। ठीक है, तो बस क्या करो, ऑब्जर्व करो, देयर इज एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे इस ए मैट्रिक्स के अंदर कोई एक ऐसा स्क्वायर सब मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका ऑर्डर आर हो और जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर ना हो। हाँ, बात तो सही है, पहले इसका ऑर्डर 3x3 था, वहां पे जाके इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जा रहा था, इसलिए हमने क्या किया, इसका एक छोटा सा स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकाला जिसका ऑर्डर 2x2 था और जिसका डिटर्मिनेंट भी जीरो के बराबर नहीं आ रहा था। इसीलिए आर क्या बन गया, ए का रैंक बन गया। कोई भी एक नंबर आर किसी भी एक मैट्रिक्स का रैंक बन जाएगा, कब, जब ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। पहला, उस वहां पे क्या हो, एक ऐसा स्क्वायर सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता हो ए के अंदर जिसका ऑर्डर क्या हो, 2x2 हो और जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर ना हो। 2x2 हो और जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर ना हो। ये बात क्लियर है। अब दूसरी प्रॉपर्टी, if the matrix A contains any square submatrix of order r plus 1, then the determinant of every square submatrix of order r plus 1 should be 0। अगर उस मैट्रिक्स ए के अंदर कोई भी एक ऐसा स्क्वायर सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है जिसका ऑर्डर r प्लस 1 है, तो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा, कहने का मतलब r प्लस 1 ऑर्डर के जितने भी सब मैट्रिक्स पॉसिबल हैं उनका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। अब इस बात को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि r का वैल्यू 2 आ चुका है तो r प्लस 1 क्या आना चाहिए, r प्लस 1 3 आना चाहिए। और हमने क्या देखा, हर मैट्रिक्स खुद का क्या होता है, सब मैट्रिक्स होता है। तो अगर ये एक a नाम का मैट्रिक्स है और हम क्या कर ले, एक A3 नाम का मैट्रिक्स बनाया जिसके अंदर सभी एलिमेंट है। ठीक है, ये 1 2 3 3 4 5 4 5 6 सभी है, तो A3 भी क्या कहलाएगा, A का ही ना सब मैट्रिक्स कहलाएगा। तो अगर हमारे पास A का रैंक 2 आ चुका है तो जितने भी 2+1 ऑर्डर के सब मैट्रिक्स होंगे, स्क्वायर सब मैट्रिक्स होंगे, ऐसा बोलो क्योंकि डिटरमिनेंट निकालना है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स पॉसिबल है उनका डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। ठीक है, तो अब A3 है, इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू तो जीरो ही होने वाला है ना। तो यही दो इंपॉर्टेंट बात है जो बुक में लिखी हुई है क्योंकि हमने ये एग्जांपल देख लिया है तो अब ये दोनों प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। कोई भी एक नंबर आर किसी भी एक मैट्रिक्स का रैंक बन जाता है इफ इट पोजेस द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज। पहला क्या, वहां पे उस मैट्रिक्स के अंदर एक ऐसा स्क्वायर सब मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका ऑर्डर आर होना चाहिए और जिसका डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स के अंदर एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स हमने लिया था जिसका ऑर्डर 2x2 था और जिसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं था, इसीलिए वो 2 क्या बन गया था, इसका रैंक बन गया था। और उस मैट्रिक्स के अंदर एक ऐसे स्क्वायर सब मैट्रिक्स होने चाहिए जिनका होने चाहिए या नहीं भी हो तो चलेगा, बस दूसरा कंडीशन चेक करने के लिए है। ठीक है, कि अगर आर जिसका ऑर्डर आर है वहां पे डिटरमिनेंट अगर जीरो के बराबर नहीं आ रहा है तो आर प्लस 1 पे जीरो आया होगा। इस ए मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर 3x3 था, हमने डिटरमिनेंट निकाला था तो उसका वैल्यू जीरो आया था, तो हमने क्या किया 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला। तो अगर 2x2 पे आके जीरो हो रहा, जीरो के बराबर नहीं हो रहा है, मतलब उससे जो बड़े ऑर्डर वाला होगा 2+1 3x3 ऑर्डर वाला होगा उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू पक्का जीरो होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना कि अगर आप किसी भी एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल रहे हो उसका वैल्यू जीरो हो रहा है तो आप क्या करोगे, उसका सब मैट्रिक्स निकालोगे, मतलब छोटे का निकालोगे। तो अगर 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं हो रहा है तो उससे बड़े वाले का हमेशा ही जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि बड़े वाले का जीरो हुआ था तभी आप 2x2 पे आए थे। 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो हुआ तभी आप 2x2 पे आए थे उसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए। वही बात है, वही बात उसने लिख रखी है कि ये बात होनी चाहिए। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स
स्क्वायर सब मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका ऑर्डर r+1 होना चाहिए और उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होना ही चाहिए। ठीक है, बस इतनी ही बात है रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। आपको बस क्या करना है, कोई भी एक मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका डिटरमिनेंट निकाल लो, डिटरमिनेंट निकालो जहां पे भी जिस भी ऑर्डर के लिए उसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है वही क्या बन जाएगा, उसका रैंक बन जाएगा। ठीक है, चलो इनको नोट करो। अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, और हाँ एक इंपॉर्टेंट बात, रैंक को सिंबल से डिनोट किया जाता है, इसे रैंक का सिंबल ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स है तो ऐसा लिखेंगे रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, हर बार RANK लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे, ये रो का सिंबल होता है डेंसिटी वाला। ठीक है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2, इसको नोट करो। चलो अब कुछ स्पेशल मैट्रिसेस होते हैं, जैसे हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स होता है। इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इनका रैंक क्या होगा। एक सेकेंड रुक जा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चल रहा है भाई गॉड, बीच में ना जब लिखने के लिए रुके थे तो इसको बंद कर दिया था और दोबारा अभी को याद आया कि शायद चालू नहीं किया। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है भाई। कई बार हुई है, कई बार चालू नहीं रहता, वैसे बोल दो रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, चलो बात करते हैं नल मैट्रिक्स के बारे में। नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का लो यार, 1x1 का लो, 2x2 का लो, उसके अंदर जीरो तो जीरो ही होने वाला है, मतलब उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी जीरो ही होगा। मान लेते हैं ए नाम का है, ये बी नाम का है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी जीरो होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी जीरो होगा। लेकिन हमने तो सीखा है कि रैंक निकालने के लिए जिस भी ऑर्डर पे डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो आ रहा है उससे छोटे वाले पे जाओ। तो देखो यार यहाँ पे 1x1 है, 1x1 से तो छोटा जा नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जा सकते हैं क्योंकि ये 2x2 का ऑर्डर का था। क्योंकि 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो आ रहा है तो हम 1x1 का निकालेंगे, 1x1 का भी जीरो होने वाला है। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स के केस में किसी भी ऑर्डर का निकाल लो, उसका रैंक तो जीरो, उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू तो जीरो ही होने वाला है। तो इसीलिए नल मैट्रिक्स एक स्पेशल केस होता है जिसका रैंक हमेशा के लिए जीरो ही होता है। ठीक है, हमेशा के लिए क्या होता है, जीरो ही होता है। कि आप ऐसा लिख लो नोट करके कि रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, ऑलवेज जीरो। ये नल मैट्रिक्स को असाइन ही कर दिया गया, मतलब उसको दे ही दिया गया कि तुम्हारा रैंक हमेशा ही क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इसके ऊपर ये बातें नहीं चलेंगी, इसके ऊपर जीरो है तो है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स के बारे में। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, 1 0 जी। अगर 3x3 के बारे में बात करें, चल लिख लेते हैं पहले यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या देखेंगे हम, मान लेते हैं 3x3 ऑर्डर क्या है, 1 0 0 और क्या 0 1 0 0 0 1। ये एक ए नाम का यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है, और एक बी नाम का यूनिट मैट्रिक्स लेते हैं जिसका ऑर्डर 2 है, 1 0 0 1। और एक सी नाम का ले लेते हैं जिसका ये ऑर्डर क्या है, 1 है। चलो यार वही मतलब है। ठीक है, चलो ले ही लेते हैं। चलो ये हमारे पास पहले 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, हमको रैंक ऑफ ए फाइंड करनी है। तो पहले क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट के अंदर चेंज करेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालो, 1 को बाहर रखेंगे, ये कैंसिल, 1 1 जा 1 आ गया, 0 1 0 मतलब 1 इंटू 1 ही आ गया, और बाकी तो जीरो होने ही वाला है, मतलब इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 आ गया, 1 आ गया मतलब जीरो के बराबर नहीं आया। तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू जिस भी ऑर्डर के लिए जीरो के बराबर नहीं होता वही क्या बन जाता है, उस मैट्रिक्स का रैंक बन जाता है। तो ए का रैंक क्या बन गया, 3 बन गया, तो रैंक ऑफ ए क्या बन गया, 3 बन गया। अब यहाँ पे आओ, बी मैट्रिक्स है, इसका रैंक निकालेंगे। तो इसका रैंक निकालेंगे, इसको ऐसे लिख लो, 1 0 0 1, इसका रैंक 1 1 जा 1, 1 ही वैल्यू, रैंक नहीं डिटरमिनेंट, 1 1 जा 1 आ गया, 0 1 जा 0 मत इसको छोड़ो, तो 1 आ गया। 1 मतलब क्या, जीरो के बराबर नहीं है। तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू जिस भी ऑर्डर के लिए जीरो नहीं होता वो उसका रैंक बन जाता है, मतलब रैंक ऑफ बी क्या बन गया, 2 बन गया। अब इसका तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 ही होने वाला है, 1 सिंगल है तो 1 ही होगा, मतलब यहाँ पे भी डिटरमिनेंट ऑफ सी नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, तो रैंक ऑफ सी क्या बन गया, 1 बन गया। ठीक है, तो देखो सभी क्या थे, यूनिट मैट्रिक्स थे। तो यूनिट मैट्रिक्स के अंदर आप कुछ चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो, जो उसका ऑर्डर है वही रैंक बन रहा है, जो उसका ऑर्डर है वही रैंक बन रहा है, जो उसका ऑर्डर है वही रैंक बन रहा है। ठीक है, तो एक आप स्टेटमेंट ही लिख लो कि इन पार्टिकुलर इन अ यूनिट मैट्रिक्स, कैसे लिखेंगे, इन पार्टिकुलर रैंक ऑफ अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n
In particular, the rank of a unit matrix, the rank of a unit matrix of order n is n। कोई भी एक यूनिट मैट्रिक्स है, अगर उसका ऑर्डर n है तो वही क्या होगा, उसका रैंक भी होगा। ठीक है, चलो इनको नोट करो। अब कुछ क्वेश्चन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, दो क्वेश्चन है उसको लिख देते हैं, आप उनको सॉल्व करना, उसका रैंक फाइंड करना। अगले क्लास के स्टार्टिंग में उनको हम चेक करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके अंदर क्या क्या हमारे पास, मान लेते हैं एक ए नाम का मैट्रिक्स है, जिसके अंदर 1 2 3 और क्या 2 3 4 0 2 2 है, और एक बी नाम का मैट्रिक्स मान लेते हैं, जिसके अंदर क्या क्या है हमारे पास 3 1 2 और 6 2 4 और क्या वो 3 1 2 है। ठीक है, चलो अब इन दोनों का रैंक फाइंड करना, नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में हम इनको चेक करेंगे। ठीक है,